हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस क्लेम की रिवीजन स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें से मैंने एक शीट आपके ग्रुप पर सेंड की है जो कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की शीट है। उसमें से कल मैंने आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था और एक बेसिक क्वेश्चन हमने किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पर छोड़ देता हूं। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, फायर occurred in the premises of Mr. Amit on 1st April 2004. तो 1st April 2004 is the date of fire and a considerable part of the stock was destroyed. The stock salvage was 56,000. 56,000 का स्टॉक क्या किया? जलने से बचा लिया। A fire insurance policy for 3,42,000, मतलब 3,42,000 की हमने पॉलिसी निकाली, was taken over to cover the loss of stock by fire. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire from the following particulars. तो हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। अब जरा क्वेश्चन देखिए, नीचे वहां कहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्या? अमाउंट के कॉलम में तो नहीं दिख रहा है। नीचे there was a practice in the concern to value the stock at cost less 10%, but all of the sudden this practice was changed and stock on 31st December 2003 was valued at cost plus 10%. मतलब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कल मैंने बताया था आपको। ठीक, यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो पिछले साल का ट्रेडिंग मतलब बेसिस ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो आपको पिछले साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कल जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया, यहां अब हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग भी बनाना पड़ेगा और बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो लिखिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमित, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमित बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखिए, अब बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसकी डेट हम बाद में लिखते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी डेट के लिए यहां जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में डेट आपको पहले ही बता दूंगा ताकि हमें यहां जगह ना छोड़ना पड़े। देखिए, Fire occurred in the premises of Mr. Amit on 1st April 2004. That means 1st April 2004. 1st April 2004 is the date of fire. मतलब इस दिन बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगी। ठीक, नीचे स्टॉक है क्या? देखो, स्टॉक ऑन 1st जनवरी और स्टॉक ऑन 31st दिसंबर। इसका मतलब क्या है? मतलब 1st जनवरी को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1st जनवरी को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31st दिसंबर को एंड हो रहा है। बराबर, इसका मतलब
इस डेट के पहले, इस डेट के पहले लास्ट अकाउंटिंग ईयर ये एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2003 को। लास्ट अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2003 को। नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2004 को। तो 1 जनवरी 2004 से 1 अप्रैल 2004 ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड है। और पिछला पूरा साल जो कि 31 दिसंबर को एंड हुआ, जो स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2003 को। तो 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003 ये आपका लास्ट ईयर रहा होगा, जो कि आपका बेसिस ट्रेडिंग का पीरियड रहेगा। क्लियर? तो बेसिस ट्रेडिंग के यहां डेट लिखता हूं 1 जनवरी 2003 टू 31 दिसंबर 2003 और मेमोरेंडम की डेट 1 जनवरी 2004 टिल द डेट ऑफ फायर, मतलब 1 अप्रैल 2004। ठीक है? डेट सबको क्लियर है? ठीक है, सबका रूलिंग हो गया। देखो अब आगे, परचेसेस फॉर द ईयर 2003। फॉर द ईयर 2003 मतलब बेसिस, मतलब बेसिस का परचेसेस, बराबर। तो परचेसेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखिए। नीचे चेक करो कहीं परचेस रिटर्न है क्या, नहीं है, तो लिखो परचेसेस, ऊपर 3 लाइन छोड़कर परचेसेस। कितना दिया है बेसिस का परचेस? 18,76,000, 18,76,000। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2003। सेल्स फॉर द ईयर 2003 मतलब बेसिस का पीरियड, मतलब बेसिस का सेल। तो बेसिस ट्रेडिंग के क्रेडिट में नीचे चेक कर लो कहीं सेल्स रिटर्न है क्या, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स को आउटर में जाने दो। सेल्स 23,20,000। ठीक। उसके बाद परचेसेस फ्रॉम 1 जनवरी 2004 टू 1 अप्रैल 2004। तो 1 जनवरी 2004 टू 1 अप्रैल 2004 मतलब आपका मेमोरेंडम का परचेसेस। तो मेमोरेंडम का परचेसेस मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो एक लाइन छोड़कर 2 परचेसेस। रिटर्न चेक कर लो, नहीं है, 3,64,000, 3,64,000। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2004 टू 1 अप्रैल 2004। 1 जनवरी 2004 टू 1 अप्रैल 2004 का सेल मतलब मेमोरेंडम का सेल, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। लिखो सब लोग, बाय सेल्स 4,80,000, सेल्स रिटर्न नहीं है। ठीक। उसके बाद स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2003। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2003। 1 जनवरी 2003 is the opening date of बेसिस ट्रेडिंग। तो बेसिस का ओपनिंग स्टॉक हो गया, बेसिस का ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिस ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक इनर में लिखिएगा कितना है, 2,88,000, 2,88,000, 2,88,000। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2003। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2003। 31 दिसंबर 2003 मतलब बेसिस का क्लोजिंग स्टॉक, बेसिस का क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिस ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक
स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2003 4,84,000, 4,84,000। उसके बाद wages paid during the year 2003, wages paid during the year 2003। तो ड्यूरिंग द ईयर 2003 मतलब आपके बेसिस का वेजेस हो गया, आपके बेसिस का वेजेस हो गया। तो बेसिस ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे, वेजेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2003 इज 1 लाख। उसके बाद दिया है वेजेस पेड ड्यूरिंग 1 जनवरी, wages paid during 1 January 2004 to 1 April 2004, 1 January 2004 to 1 April 2004 मतलब ये मेमोरेंडम का वेजेस है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस कितना है वेजेस 36,000 हो गया। क्वेश्चनिंग सबका समझा है ये, ठीक। अब नीचे दिया हुआ पैराग्राफ देखो, देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द कंसर्न, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस है टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब जब कभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, जब कभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है तो वो कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यूएशन करते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा, बट ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस वाज चेंज्ड एंड स्टॉक ऑन 31 December 2003 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 10%। मतलब इन्होंने इस डेट का स्टॉक वैल्यू करते समय अपनी पॉलिसी को क्या किया, बदल दिया, मतलब चेंज कर दिया। यहां तक क्या कर रहे थे, यहां तक कॉस्ट से 10% कम पर वैल्यू करते थे, लेकिन 31 दिसंबर 2003 को अचानक से ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या किया, पॉलिसी को चेंज कर दिया। जो यहां कॉस्ट से 10% कम पे करते थे, यहां कॉस्ट से 10% ज्यादा पे कर लिया। मतलब यहां का ओपनिंग स्टॉक भी प्रॉपर कॉस्ट पर नहीं है और यहां का क्लोजिंग स्टॉक भी प्रॉपर कॉस्ट पर नहीं है। ये बात समझी है क्या सबको? तो पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। अब यहां पर तो उनकी पॉलिसी क्या रही होगी, जो पुरानी पॉलिसी थी, कौन सी, कॉस्ट लेस 10%, कॉस्ट लेस 10% से उनकी वैल्यूएशन प्राइस आएगी, बराबर। अब कॉस्ट पता नहीं है तो लेट अस अज्यूम एज 100, उसका 10% मतलब 10, इसका मतलब वैल्यूएशन प्राइस 90 होगी। मतलब ओपनिंग डेट को जो स्टॉक है, मतलब 1 जनवरी का जो स्टॉक है, 1 जनवरी 2003 का जो स्टॉक है वो कॉस्ट से 10% कम पर है। इसका मतलब ये 2,88,000 90 पर है। तो 90 के लिए 2,88,000, तो 100 के लिए कितना, ठीक। करो सब लोग कैलकुलेशन। 2,88,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ रहा है, 3,20,000, 3,20,000। ये बराबर कॉस्ट पर आ गया, जो कि कॉस्ट पर होना चाहिए था लेकिन नहीं था, ठीक। उसके बाद अब क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के समय क्या पॉलिसी को सेम रखा कि चेंज किया? चेंज किया। क्या पॉलिसी बनाई? अब उन्होंने क्या किया, कॉस्ट में 10% जोड़कर वैल्यूएशन किया, कॉस्ट में 10% जोड़कर वैल्यूएशन किया। मतलब यहां पर जब वैल्यूएशन किया तो कॉस्ट में 10% क्या किए, प्लस किए और वैल्यूएशन प्राइस निकाली। तो कॉस्ट 100, 10% मतलब 10, अब प्लस किया ना, मतलब अब ये 110 पर वैल्यू होगा, बराबर। तो ये जो स्टॉक है ये 110 पर है,
तो 110 के लिए है 4,84,000, तो 100 के लिए कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो सब लोग। 4,84,000 कितना आ रहा है? 4,40,000। ये गलती से आउटर में लिख दिया था, उसको इनर में कर देना। 4,40,000, 4,40,000, ठीक है, ये करेक्टेड आया। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, बराबर। अब हम क्लोज करेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले बेसिस को क्लोज करेंगे। बेसिस को क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। 23 प्लस 4 27, 27,60,000। सब लोग टोटल लीजिए, 27,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। $27,60,000 minus 3,20,000 minus 18,76,000 minus 1 lakh, 4,64,000, तो 4,64,000 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल into 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट 4,64,000 डिवाइडेड बाय 23,20,000 into 100। 4,64,000 डिवाइडेड बाय 23,20,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है कितना? करो सब लोग कैलकुलेट। 20% आ रहा है। 4,64,000 डिवाइडेड बाय 23,20,000 into 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 20%। अब पिछला जो क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया था, इस वजह से ये हमने नहीं बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं था, इस वजह से हमने बेसिस बनाया। समझ में आया था सबको लास्ट क्लास का और इसका डिफरेंस? ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको मिला, इसको हम अप्लाई करेंगे मेमोरेंडम में। ठीक है, अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ। अब 2003 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 2003 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो 2004 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 440, इस साल का ओपनिंग स्टॉक रहेगा 440। यहां लिख देते हैं पहले टू ओपनिंग स्टॉक 4,40,000। इसको अब एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने ऑलरेडी यहां एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, ये समझा। अब ग्रॉस प्रॉफिट, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट ये निकाला आपने। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल के 20% है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल के 20% है। तो यहां मेरा सेल है 4,80,000, तो 4,80,000 का 20%, 4,80,000 का 20% कितना आएगा? 96,000।
ये ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब मेमोरेंडम को क्लोज करेंगे, मेमोरेंडम को क्लोज करेंगे। करो सब लोग। 4,40,000 प्लस 3,64,000 प्लस 36,000 प्लस 96,000, 9,36,000, 9,36,000 माइनस 4,80,000, तो 4,56,000 ये आया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ही इसे हम कहेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्योंकि ये जो मेमोरेंडम है इसकी ओपनिंग डेट 1 जनवरी है और क्लोजिंग डेट 1 अप्रैल है, तो ये जो स्टॉक आया ये क्लोजिंग डेट का आया, मतलब 1 अप्रैल का आया, और 1 अप्रैल ही हमारी क्या है, डेट ऑफ फायर है। मतलब ये स्टॉक आया जिस दिन बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगी उस दिन का ये स्टॉक आया। क्लियर है? अब लिखिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। सबसे पहले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 4,56,000, 4,56,000, इसमें से लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो जलने से बचा लिया। तो सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो ऊपर के पैराग्राफ में दिया है, देखो द स्टॉक सैल्वेज वाज 56,000, तो 56,000, तो 4,56,000 का स्टॉक था जिस दिन आग लगी, उसमें से 56,000 का स्टॉक बचा लिया, मतलब हमें 4 लाख का नुकसान हुआ, मतलब 4 लाख का स्टॉक हम बचा नहीं पाए, तो इसे हम कहेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसे कहेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, यहां तक हो गया? यहां तक समझा सबको? अब ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी है या नहीं है। क्वेश्चन में चेक करेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी है या नहीं है। देखो क्वेश्चन में ऊपर के पैराग्राफ में अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹3,42,000 पॉलिसी है। कितनी है? 3,42,000। अब ये पॉलिसी की अमाउंट को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करेंगे। ये पॉलिसी की अमाउंट को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है, यदि पॉलिसी की अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपेयर करना है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर के साथ नहीं। ठीक है, किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ। यदि पॉलिसी की अमाउंट कम है, यदि पॉलिसी की अमाउंट कम है तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल होगा। यदि पॉलिसी की अमाउंट ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, यदि अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। यदि अमाउंट ऑफ पॉलिसी ज्यादा है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन में पॉलिसी की अमाउंट तो सिर्फ 3,42,000 है
और स्टॉक तो ज्यादा है, मतलब पॉलिसी की अमाउंट कम है, मतलब यहां एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। ठीक, तो लिखो इन अ गिवन क्वेश्चन amount of policy is less than stock on the date of fire therefore in a given question amount of policy is less than stock on the date of fire, therefore amount of claim is calculated by applying average clause, by applying average clause। तो लिखो amount of claim is equal to stock destroyed by fire upon stock on the date of fire, stock destroyed by fire upon stock on the date of fire into amount of policy, तो stock destroyed by fire is 4 lakh, upon stock on the date of fire is 456 into amount of policy is 3,42,000, तो 4 lakh divided by 456 into 3,42,000, तो 2,99,999, मतलब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो अमाउंट आएगी 3 लाख। मतलब ये मिस्टर अमित को जो उसका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ उसके अगेंस्ट जो क्लेम मिलेगा वो क्लेम आएगा कितने का? 3 लाख रुपए का। समझा है सबको? अब इस क्वेश्चन को आप घर पे रिवाइज करेंगे। अब इस शीट में ऐसा, और यदि आगे कोई क्वेश्चन है किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और यदि आपको कुछ डाउट होगा तो आप ग्रुप पर उस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।